नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बेहद डरावनी और खौफनाक कहानी। दोस्तों, आज की कहानी हमें राहुल ने भेजी है, जो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं। दोस्तों, ये कहानी उन लोगों के लिए ज्यादा डरावनी होने वाली है जो रात के समय इत्र लगाकर सुनसान सड़कों पर निकल पड़ते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं राहुल की ज़बानी। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। पढ़ाई लिखाई पूरी की, पर गांव में काम के नाम पर सिर्फ खेतों की धूल फांकना ही नसीब में था। फिर एक दिन किस्मत चमकी और शहर के एक बड़े मॉल में मुझे फ्लोर मैनेजर की नौकरी मिल गई। सैलरी अच्छी थी और सबसे बड़ी बात, इतने सालों की बेरोजगारी का धब्बा धुलने वाला था। जिस दिन मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया, घर में खुशी का ठिकाना नहीं था। माँ ने तो पूरे मोहल्ले में लड्डू ही बांट दिए, लेकिन पापा थोड़े पुराने ख्यालों के आदमी थे। वो शहर की चकाचौंध से ज्यादा वहां की हवा और अनकही ताकतों से डरते थे। मेरी ज्वाइनिंग सोमवार की सुबह 9 बजे होनी थी। गांव से शहर तक जाने वाली इकलौती बस, जो रात के ठीक 2:30 बजे निकलती थी और सुबह 7 बजे तक वो शहर के बस स्टॉप पर हमें जाकर ड्रॉप कर देती थी। रविवार की रात थी। मैं कमरे में अपनी पैकिंग कर रहा था। तभी मेरी नजर अलमारी के कोने में रखी उस काली बोतल पर पड़ी। वो इंपोर्टेड परफ्यूम था जो मेरे चचेरे भाई ने दुबई से भेजा था। उसकी महक ऐसी थी कि एक बार छिड़क लो तो पूरे कमरा महक उठे। मैंने सोचा, कल नौकरी का पहला दिन है, टशन में जाना चाहिए। मैंने उसे अपनी शर्ट पर 2-3 बार जोर जोर से स्प्रे कर लिया। अभी मैं बोतल रख ही रहा था कि कमरे का दरवाजा चरमराते हुए खुला। देखा पापा सामने खड़े हैं और उनकी नाक तुरंत फड़फड़ाने लगी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में एक अजीब सा खौफ और गुस्सा था। पापा बोले, राहुल, ये क्या लगाया है तूने? उनकी आवाज में कुछ ज्यादा ही आज सख्ती थी। मैंने हंस के कहा, पापा, ये मैंने परफ्यूम लगाया है। कल रात वो शहर जा रहा हूं ना, तो बस इसलिए। पापा ने तभी मेरी बात बीच में काट दी। अभी ये शर्ट उतार और सुन, सादे कपड़ों में जा। ये जो तेज महक वाली चीजें होती हैं ना, ये सिर्फ इंसानों को नहीं, उन चीजों को भी अपनी तरफ खींचती हैं जो रात के समय शिकार ढूंढती हैं। मैंने मन ही मन सोचा, वही पुरानी बात है। मैंने टालते हुए कहा, ठीक है पापा, मैं अपनी शर्ट बदल लूंगा। लेकिन पापा वहीं नहीं रुके। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, देख बेटा, मेरा तजुर्बा तुझसे कहीं ज्यादा है। रात को जब तू बस स्टैंड के लिए निकलेगा तो जो पीपल वाली पगडंडी है, वहां से मत जाना। वो रास्ता छोटा जरूर है, पर वो रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भले ही तू आधा घंटे पहले घर से निकल जा, पर मेन हाईवे वाले रास्ते से ही जाना। वहां पे लाइट रहेगी और आते जाते लोग भी तुझे दिखते रहेंगे, और रास्ते में कुछ ढाबा पड़ेगा तो कुछ खा भी लेना। मैंने सिर तो हिला दिया, पर मेरे दिमाग में कुछ और ही हलचल चल रही थी। हाईवे वाला रास्ता करीब 4 किलोमीटर लंबा था और वो पगडंडी, वो वाला रास्ता तो मुश्किल से 1.5 किलोमीटर भी नहीं था। और रात के 2 बजे मैं इतना दूर तक पैदल चल के जाना, ये मुझे कोई समझदारी वाली बात नहीं लगी। अब रात के करीब 2:15 बजे थे। सब लोग सो चुके थे। मैंने अपना बैग उठाया। खैर, शर्ट तो मैंने नहीं बदली, पर हाँ, परफ्यूम की महक अब भी वैसी ही ताजी थी। जैसे ही मैंने घर की दहलीज से बाहर कदम निकाला, अचानक ठंडी हवा का एक झोंके ने जिसे मेरा कुछ स्वागत किया हो। गांव की गलियां एकदम सुनसान थी। आवारा कुत्ते भी कहीं दुबके जैसे बैठे हुए हों। जब मैं उस मोड़ पे पहुंचा जहां से रास्ता 2 हिस्सों में बढ़ता था, तो कुछ देर के लिए मैं रुक गया। बाईं तरफ वाला हाईवे का लंबा और थका देने वाला रास्ता था, जबकि दाईं तरफ वाला वो काले पगडंडी वाला जो घने जंगल और पुराने बागों से होकर गुजरता था। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो करीब रात के 2:20 हो रहे थे। अगर मैं हाईवे से जाता हूं तो मेरी बस छूटना पक्का है। मैंने अपनी टॉर्च उठाई और उसको जलाकर मन ही कहा,
अरे सब ये बेकार की बातें हैं, मन का वहम है। और मैंने अपना पहला कदम उस पगडंडी वाले रास्ते पर रख दिया जिसके लिए पापा ने कहा था कि इस पीपल वाले पगडंडी से मत जाना। और मैंने पहला कदम उस पगडंडी पर रख दिया। जैसे ही मैं पगडंडी के अंदर जा रहा था, गांव की बत्तियां धीरे धीरे मुझसे पीछे छूटती जा रही थी, लेकिन टॉर्च की रोशनी जहां तक जा रही थी सिर्फ सूखी झाड़ियां और बड़े बड़े पेड़ ही दिखाई दे रहे थे। अजीब बात यह थी कि उस रास्ते पे हमेशा झींगरों की आवाज आती रहती थी, पर आज आज वहां मौत जैसा सन्नाटा था। बस मेरे जूतों के नीचे जो सूखे पत्तों की चरमराहट की आवाज आती है, सिर्फ वही गूंज रही थी। और वो आवाज इतनी तेज लग रही थी जैसे कोई मेरे कानों के पास ढोल बजा रहा हो। मैं करीब 10 मिनट पैदल चलने के बाद अचानक मुझे महसूस हुआ कि शायद टेम्परेचर कम होने लगा। सर्दियां तो थी नहीं, पर ये ठंड ठंड क्यों लग रही है? ये ठंड हड्डियों के अंदर तक कैसे जा रही है? उसी वक्त मुझे महसूस हुआ महक। मेरे परफ्यूम की महक अब धीरे धीरे बदल रही थी। पहले वो चमेली और कस्तूरी जैसी थी, लेकिन अब उसमें एक लोहे जैसी गंध आ रही थी, वैसी गंध जो ताजा खून से आती है। मैंने नाक सिकोड़ी और तेजी से चलने लगा। तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई, ठप 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 ठप, जैसे कोई गीले पैरों से मेरे पीछे चल रहा हो। मैं थोड़ा सा डर गया और ठिठक गया। दिल की धड़कन अब मेरे गले तक आ चुकी थी। मैंने जल्दी से टॉर्च घुमाई और पीछे की तरफ रोशनी फेंक के देखा। पीछे कुछ भी नहीं था, सिर्फ वही धुंधला अंधेरा और रास्ते पे पड़ने वाले पेड़। मैंने मन ही मन कहा, राहुल तेरा वहम है राहुल, वहम। मैंने किसी तरह अपने आप को समझाया, लेकिन जैसे ही मैं पलटा, मेरा जिस्म बर्फ की तरह जम गया। सामने रास्तों के बीचों बीच करीब 20 फीट की दूरी पर कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। एक बहुत ही लंबी आकृति। टॉर्च की रोशनी वहां तक ठीक से जा नहीं रही थी, पर मुझे इतना तो साफ दिख रहा था कि उसने बहुत पुराने, मैले और सफेद रंग के कपड़े पहने हैं। और वो आकृति बिल्कुल हिले डुले एकदम स्थिर खड़ी थी, जैसे कोई खंबा खड़ा हो। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आगे बढ़ूं। मैंने टॉर्च की रोशनी उसके पैरों की तरफ मारी। भाई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके पैर जमीन पे नहीं थे, वो हवा में करीब 4-5 इंच ऊपर की तरफ तैर रहा था। ये नजारा देखकर तो मेरा गला ही सूख गया। मैंने चाहा कि मैं पीछे भागूं, पर मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। तभी उस आकृति ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। वो चेहरा किसी इंसान का नहीं था। उसकी आंखें नहीं थी, बस 2 गाले गड्ढे थे जिनमें से कोई चिपचिपा काला पदार्थ बह रहा था। और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, मेरे परफ्यूम की महक अचानक इतनी तेज हो गई कि मेरा दम घुटने लगा। उसने एक फटी और डरावनी आवाज में कहा, बाबूजी, थोड़ा इत्र हमें भी दे दो। भाई, उस मंजर की कल्पना करो। आधी रात का वक्त, चारों तरफ घना सन्नाटा और सामने वो 7 फीट लंबी आकृति जिसके पैर हवा में झूल रहे हो। अब मेरे दिमाग में पापा की वो बात बिजली की तरह कौंधी। ये तेज महक उन चीजों को खींचती है जो रात में शिकार ढूंढती हैं। तो दोस्तों, जब उसने ये कहा कि थोड़ा इत्र हमें भी दे दो, तो मेरी रूह कांप गई। अब मुझे समझ आ गया था कि ये कोई इंसान नहीं है। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर मारी, पर वो रोशनी जैसे उसके चेहरे के अंदर धंसती जा रही थी। ना कोई रिफ्लेक्शन और ना ही रोशनी का कोई उस पर रिफ्लेक्ट हो रहा था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे पीछे की तरफ दौड़ लगा दी। मैं पगडंडी पर पागलों की तरह भाग रहा था। मेरा भारी बैग मेरी पीठ पर बार बार मुझसे टकरा था, जिससे जो मेरी रफ्तार थी वो कम होती जा रही थी। मैं लगातार हाफ रहा था। मेरी सांसें मानो अब धीरे धीरे रुक रही हो।
तकरीबन 2 मिनट भागने के बाद मैं एक जगह रुका और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे वहां कोई भी नहीं था। अब मैंने थोड़ी सुकून की सांस ली और सोचा कि शायद आज मेरी जान बच गई। लेकिन जैसे ही सामने देखा, मेरी तो गले से बहुत तेज ही चीख निकल गई। मैं भागकर वापस उसी जगह आ गया था जहां वे आकृति खड़ी थी। वही पुराना बरगद का पेड़, वही टूटी हुई मेड़। मैं गोल गोल घूम रहा था। वो आकृति अब और पास थी। इस बार वो मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी थी कि उसके जबड़े कान तक फटे थे। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां, भाई, वो उंगलियां कम से कम 1 फुट लंबी और उसके नाखून काले और नुकीली थे। भागो भागो, कहां भागोगे बाबूजी, महक तो हमें हमारे पास खींच ही लाएगी। ये आवाज उस आकृति से आ रही थी। अब भागना बेकार था, मैं समझ चुका था। मेरा दिमाग अब धीरे धीरे, समझ लो, काम करना बिल्कुल बंद ही कर चुका था। पर तभी मुझे अपनी जेब में कुछ महसूस हुआ। वहां मेरी मां की दी हुई हनुमान चालीसा की एक छोटी सी किताब थी और साथ ही एक माचिस भी थी। गांव में हम सुनते थे कि आग और भगवान का नाम इन जैसी बुरी चीजों को दूर रखता है। जैसे ही वो आकृति मेरे करीब आई, मुझे सड़े हुए गोश्त की इतनी तेज बदबू आई कि मुझे उल्टी होने लगी। उसने अपना हाथ मेरे गले की तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां ठंडी नहीं थी, बल्कि जलती हुई दहकती आग की तरह गर्म थी। जैसे ही उसकी उंगलियों ने मेरी शर्ट को छुआ, मुझे अपनी पीठ पर एक जलन सी महसूस हुई। मैंने पूरी ताकत लगाकर अपनी जेब से माचिस निकाली और एक तीली जला दी। अंधेरे में वे छोटी सी रोशनी जैसे ही चमकी, अचानक वो आकृति एक झटके से पीछे हट गई। उसे जैसे रोशनी से चिढ़ हुई हो। मैंने देखा कि जहां जहां माचिस की रोशनी पड़ रही थी, उसकी खाल धुएं की तरह उड़ रही थी। अब मैंने चिल्लाकर हनुमान चालीसा की कुछ पंक्तियां पढ़नी शुरू कर दी। मेरी आवाज बहुत तेज कांप रही थी, लेकिन मैं रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे ही मैंने ये बोलना शुरू किया, वो आकृति अजीब तरीके से तड़पने लगी। वो अपने लंबे हाथों से अपने कानों को ढकने लगी और जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीखें ऐसी थी जैसे सैकड़ों कुत्ते एक साथ रो रहे हो। मैंने देखा कि वो अब धीरे धीरे धुंध में बदल रही थी, लेकिन गायब होने से पहले उसने हवा में अपना हाथ लहराया और मेरी पीठ पर 3 गहरे घाव छोड़ दिए। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने उबलता हुआ तेल मेरी पीठ पर डाल दिया हो। मैं दर्द से तड़प उठा और वहीं जमीन पर गिर गया। मैं कितनी देर वहां पड़ा रहा मुझे नहीं पता। जब मुझे होश आया तो उस वक्त सब कुछ शांत था। कोहरा और भी घना हो चुका था। मेरी पीठ पूरी तरह से तप रही थी और शर्ट खून से पूरी तरह भीग चुकी थी। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई। मुझे पता था कि अगर मैं यहां और रुका तो वो दोबारा फिर आएगी। मैंने अपना बैग वहीं छोड़ दिया, क्योंकि मुझसे उसे उठाने में जो ताकत लग रही थी, अब वो मेरे अंदर वो ताकत नहीं थी। मैं किसी तरह लड़खड़ाते हुए उठा और आगे बढ़ने लगा। अब मुझे रास्ता साफ दिखने लगा था। शायद वो भ्रम का माया जाल था या कुछ और, लेकिन वो भ्रम अब टूट चुका था। करीब 15 मिनट की मशक्कत के बाद मुझे दूर से हेडलाइट की रोशनी दिखाई दी। शायद ये हाईवे था। मैं अपनी और पूरी ताकत समेटकर सड़क की तरफ दौड़ा। सड़क पे पहुंचते ही मैं बीच सड़क पर आके खड़ा हो गया। सामने से एक बड़ा ट्रक आ रहा था। ड्राइवर ने जोरदार हॉर्न बजाया और ब्रेक मारा। ट्रक मेरे से करीब 1 फीट पहले ही रुका था। शायद अगर वो थोड़ा सा आगे और बढ़ता तो मेरी आत्मा परमात्मा में मिल चुकी होती। ड्राइवर नीचे उतरा और गुस्से में चिल्लाया,
अबे भाई मरना है क्या तुझे? यही ट्रक मिला था। पर जैसे ही उसने मेरी हालत देखी, उसका चेहरा एकदम से सफेद हो गया। भाई, ये तेरी पीठ को क्या हुआ? और तू इस जंगल से इस वक्त कहां आ रहा है? मैंने हाफते हुए बस इतना कहा, मुझे यहां से कहीं दूर ले चलो, बस कहीं भी ले जाओ, यहां से दूर ले जाओ। ड्राइवर ने मुझे सहारा देकर केबिन में बिठाया। उसने पानी पिलाया। जैसे ही ट्रक चलने लगा, मैंने खिड़की से बाहर देखा। उस अंधेरी पगडंडी के मुहाने पर वो लंबी आकृति अभी भी खड़ी थी। वो ट्रक का पीछा तो नहीं कर रही थी, पर वहीं एक स्थिर खड़े होकर मुझे लगातार घूर रही थी। और उसके हाथ में मेरा वो परफ्यूम वाला बैग भी था। शहर पहुंचते ही ड्राइवर ने मुझे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर मेरी पीठ के घाव देखकर हैरान थे। ये किसी जानवर के नाखून नहीं है। डॉक्टर ने अपनी नर्स से धीरे से कहा, ये निशान ऐसे हैं जैसे किसी ने मांस को हाथ से उधेड़ा हो। और ताज्जुब की बात यह कि घाव अंदर की खाल में जल चुके थे। अगले दिन पापा हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने मुझे बहुत डांटा। बस मैं तो चुपचाप सर झुका के उनकी बात सुनता रहा। अब उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। उन्होंने कहा, राहुल, उस रास्ते पर सालों पहले एक इत्र बेचने वाले की हत्या हुई थी। उसे लोग इत्र वाला कहते हैं। उसे महक से नफरत भी है और चाहत भी। जो भी वहां से तेज खुशबू लगाकर गुजरता है, वे उसे अपना शिकार जरूर बनाती है। अब उस घटना को 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। मेरी शहर में नौकरी भी लग गई है और शहर में सेटल भी हो गया, पर आज भी मैं कभी परफ्यूम नहीं लगाता। और जब भी रात के अंधेरे में कहीं से अचानक तेज खुशबू आती है, तो मेरी पीठ के वो 3 निशान आज भी दर्द से फटने लगते हैं। भाई, ये कहानी नहीं, ये मेरी एक सच्ची आप बीती है। आज भी उस पगडंडी पर कोई नहीं जाता। सरकार ने वहां खतरे का बोर्ड लगा दिया, पर असल खतरा क्या है, ये तो सिर्फ मैं जानता हूं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमें बताएं कि आप किस शहर से हमारी ये स्टोरी सुन रहे हैं।